बात करें थे बेटा स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो भी पहले किया था कि जो न्यूटन है उसने 1687 में पब्लिश किया अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस हिसाब से उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये जो लॉ इसने बताया है ये एप्लीकेबल है ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स, चाहे वो किसी भी गैलेक्सी में हो, किसी भी सोलर सिस्टम में, किसी भी प्लैनेट में, हर जगह पे ये एप्लीकेबल होगा। क्या होगा? जो पूरे यूनिवर्स है उसमें हर एक पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे पार्टिकल को विद द फोर्स, और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स ऑफ masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो फ्लक्स ऑफ masses से मतलब है कि मेरे पास मान लीजिए एक पहला मास है, पहला ऑब्जेक्ट है, एक है मास m1, सेकेंड ऑब्जेक्ट है b, इसके पास है मास m2। दोनों के सेंटर से मैं डिस्टेंस ले रही हूँ, दिस वन, ठीक है, एंड दैट इज r, ठीक है। अभी ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले एक बात की कह रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो फोर्स है ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। फिर उन्होंने क्या कहा, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस ये उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर इन दोनों को कंबाइन किया, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, वी obtain F is directly proportional to m1 m2 upon r square, ठीक है। ये चीज 9th में की थी, यही अब करेंगे, कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। और इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्सल कांस्टेंट लगता है, दैट इज जी, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जी क्या है? जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। किस तरह से इजी हो जाएगा डिफाइन करने का, डिफाइन करना इजी हो जाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। एंड अगर उनका मास यूनिट हो, मान लीजिए अपने यहाँ पर m1 और m2 दोनों ले लो, मेरे पास ये 1 किलोग्राम के हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, 1 मीटर का है, ठीक है। तो जी हमारे पास आ जाएगा एफ 1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1, दैट मीन्स जी विल बी परफेक्ट। तो अब इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास, दोनों का यूनिट मास है ईच, हर एक का, एंड प्लेस यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। तो इससे हमें इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। ऐसा ही में जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, जिसमें दोनों में 1 किलोग्राम का मास होगा और 1 मीटर का डिस्टेंस होगा। अगर सीजीएस में करना है, सीजीएस में भी जी इक्वल टू एफ आ जाएगी, लेकिन उससे कंडीशन क्या होगी, दोनों का मास 1 ग्राम होगा और दोनों का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब जी की डायमेंशन निकालते हैं। मेन हमने जी का देखना है, एफ तो फोर्स लगी रही है, जी नहीं चीज है ना हमारे लिए, तो जी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखिए फोर्स की इस फॉर्मूला से देखते हैं, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब देख फोर्स का जो हमारे पास डायमेंशन होगी वो है mn a टू द -2, ठीक है। आर यानी कि डिस्टेंस की स्क्वायर है, तो l वो हो गया यहाँ पर, अपॉन दोनों का डिस्टेंस, सॉरी दोनों का मास m इंटू m। देखिए यहाँ पर m स्क्वायर हो गया, तो एक m यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो एक m ऊपर चला जाएगा, m-1 l 3 हो जाएगा, t-2, दैट आर द डायमेंशंस ऑफ जी। इसी फॉर्मूला से इसकी यूनिट्स भी निकालते हैं। देखो यूनिट में फोर्स जो है न्यूटन में आ गया, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, अपॉन m1 m2 kg स्क्वायर। तो वी कैन से न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। ये किस में है, एसआई में,
सीजीएस में क्या होगा, न्यूटन की जगह पे आ जाएगा डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही में जी की हमने कांस्टेंट वैल्यू ली है, वो डिफाइन भी करेंगे कैसे उसमें निकालेंगे। जी की वैल्यू होती है 6.87 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एसआई में होगी। ठीक है, सीजीएस में बस इसके जो है यूनिट चेंज हो जाएंगे, 6.87 सॉरी 67 आना चाहिए यहाँ पे, हाँ मैं एक तरह लिख रही हूँ 67 आएगा, तो 10⁻⁻11 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा फर्क आएगा। जो जी की वैल्यू है, ये साइज ऑफ द बॉडी या बॉडी का जो नेचर है, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, फ्लूइड है, ठीक है, इस चीज पे किसी भी डिपेंड करता, ये सब जगह पे सेम है। अर्थ के किसी भी कोने पे ले लो, तो हमारे सोलर सिस्टम कहीं पे ले जाओ, ठीक है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कहीं पे ले जाओ, सब जगह ही सेम होगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से पहले निकाली हमने 6.67 तो 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू न्यूटन ने नहीं निकाली है, बस न्यूटन के लॉ का के बाद ना उसका नाम पड़ गया कि न्यूटन ने निकाली है, बट इट वाज एक्चुअली गिवन बाय हेनरी कैवेंडिश। और उसने ये चीज हमने 9th में भी पढ़ी थी कि हाँ न्यूटन ने निकाली ये वैल्यू, हेनरी कैवेंडिश ने निकाली थी, पर उस वक्त हमें बताया नहीं गया था कि उसने कैसे निकाली। तो अब हम पढ़ेंगे कि हेनरी कैवेंडिश ने ये वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन किया। उसने एक अप्रेटस लिया था, उसने क्या किया, दो छोटे से आइडेंटिकल स्फीयर लिए थे, मतलब दोनों सेम थे, और वो स्फीयर बने थे लेड के। ठीक है, और उन दोनों का मास भी सेम था। ठीक है, और ये दोनों ना स्फीयर से कनेक्टेड थे विद द एंड्स ऑफ अ लाइट रोड, और वो एक डम्बेल बना रहे थे। ठीक है, तो इसको पहले बनाते हैं, डम्बेल कैसे बन रहा है, ये एक रॉड है मेरे पास। ठीक है, दिस रॉड इज ऑफ लेंथ एल। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर हम कहेंगे जो रोड इनके एंड आगे, इन एंड का मास है स्मॉल एम। ठीक है, और इनको कनेक्ट किया गया था विद द स्फीयर। जो स्फीयर हम बनाएंगे इस तरह, ये इधर बन गया, ये इधर बन गया। ठीक है, जो कि लेड के स्फीयर से इस तरह से हमारे पास एक कनेक्टेड है actually। ठीक है, अब ये जो रोड थी, इसको सपोर्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ अ फाइबर, वर्टिकल फाइबर लिया था, दैट इज अ क्वार्ट्ज फाइबर। ठीक है, और ऊपर ये कनेक्टेड था, दैट इज अ क्वार्ट्ज फाइबर। इस फाइबर की हेल्प से इनको कनेक्ट किया हुआ था। जो दोनों लेग स्फीयर थे ऑफ मास एंड इनको एक्चुअल में क्या है, प्लेस किया गया था नियर दी एंड्स ऑफ अ डम्बल। ये कंप्लीटली कनेक्टेड नहीं थे, इनको एक्चुअल में प्लेस किया गया था इन डम्बल्स की पास। ठीक है, जो रोड की एंड है वो डम्बल्स जैसे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसको मैं ये कह रही हूँ, जो स्मॉल स्फीयर थे, एक्चुअल में क्या हो रहा था, जैसे ही कोई इमोशन होता था, मोशन भी नहीं, मैं कहेंगे ये जस्ट प्रेजेंट है। मान लो ये रोड ना एक टेबल पे पड़ी है। ठीक है, इसके एंड से, और यहाँ यहाँ पर मैंने क्या चीज रखी है, लेड पे। ठीक है, अब इनको एक्चुअल में प्लेस ही ऐसे किया गया था कि जो ऑपोजिट साइड थी एक दूसरे की तरफ दिख रही थी। ये एक हॉरिजॉन्टल से सर्कल बन रहा है इस तरह से, काइंड ऑफ इस तरह से रखी हुई थी, ऑपोजिटली रखी हुई थी, ऐसे नहीं रखे, ऐसे नहीं रखे, दोनों इस तरफ नहीं रखे, दोनों ऑपोजिट रखे हुए थे, तो इस तरह से स्फीयर सा बना रहे थे। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, जो छोटे स्फीयर थे धीरे धीरे करके लार्जर वन की तरफ मूव होना शुरू हो गए थे। ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ मूव होना शुरू हो गया था। ठीक है, किसके कारण हुए थे, अंडर दी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि ये फोर्स इनके बीच में एक्ट हो रही थी।
ये वाली, ठीक है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ लार्ज एंड इट्स नेबरिंग स्मॉल स्फीयर, ये आर है, ठीक है। तो जो फोर्सेस दोनों स्फीयर्स के स्मॉल स्फीयर्स जो अप्लाई कर रहे थे ऑन दी लार्जर वन, ये जो फोर्सेस अप्लाई हो रही थी दे वर फॉर्मिंग अ कपल, जो कि टॉर्क को एक्सर्ट कर रहा था। अभी मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल सर्कल की तरफ कर है, ये मूव कर रहे हैं, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, कपल वाला टॉपिक याद है पिछले चैप्टर का, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और ये मूव कर रहा है। तो मान लो ये इस तरह से था, तो इस तरह से मूव करता करता ये इस तरफ आ गया, इस तरह से, तो क्या हो गया, बेंडिंग हुई, रोटेशन हुई, तो क्या बना, ये टॉर्क बन गया। क्या एक्सर्ट हुई, टॉर्क एक्सर्ट हुई। ये जो टॉर्क है ये डिफ्लेक्ट कर रही है रोड को, और वो ट्विस्ट कर रही है। देखो ये पहले मान लो इस तरह से थी, ट्विस्ट कर दिया, इधर ले आई, इधर ले आई, फिर हो सकता है ये आगे जाके ये वाला जो है, एक मिनट पेन चेंज करने दो, ये वाला इधर हो जाए और ये वाला इधर हो जाए, इसकी तरफ जाने के चक्कर में इस तरह से ट्विस्ट हो रही थी, ठीक है। और ये जो ट्विस्ट करे थी, सस्पेंशन तब तक करे थी जब तक जो है रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप नहीं हो रही थी फाइबर की। फाइबर की भी अपनी टॉर्क डेवलप हुई थी, क्योंकि कनेक्टेड है। देखो ये अगर इस तरफ जाएगी रोड, ऐसे भी जाएगी, देखो ये कनेक्टेड है, तो फाइबर में भी जो है एक यू कैन से टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क बन गई है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी आ रहा था, किस एंगल पे ये हो रहा है, ठीक है। पहले इधर है, अब मान लो ये चीज यहाँ नीचे आ गई, ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ गई और ये चीज यहाँ पर आ गई, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, मेजर हो रहा था, सॉरी मेजर कर रहा था डिफ्लेक्शन ऑफ अ छोटा वाला जो हमारे पास स्मॉल एंड का टुवर्ड्स इधर हो, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम ऐसे ही नहीं कह सकते, नहीं भी कह सकते हैं, इसको मेजर हम कर रहे थे बाय डिफ्लेक्टिंग द लाइट। हमने लाइट बीम लगाई थी, लैंप रखा था पास में कैवेंडिश से, तो एक जो लाइट बीम थी उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था, ठीक है। और वो जो लेंथ ऑफ लाइट रोड है, इसको लेके हमने बनाया था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकाली थी, डिफ्लेक्टिंग जो डिफ्लेक्ट कर रही है लाइट बीम को भी, दैट इज एफ टाइम्स एम, तो एफ है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स है। और जो रीस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास आ रही थी वो थी k टाइम्स थीटा। k क्या है, ये अपने आप में रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल, कितने कितने एंगल पे वो ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। ट्विस्ट हो रहा है, या तो यहीं पे ये गोल गोल घूम रहा है, क्वार्ट्ज फाइबर इस तरह से गोल हो जाती है, एक्चुअली में वो घूमती लग जाती है, ठीक है। भाई 2D में मैं आपको ऐसे बता नहीं सकती थी कि इधर हो गया उधर हो गया, इसलिए मैंने कहा कि ऊपर नीचे हो गया। एक्चुअली में होता क्या है, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ आएगा, या ये अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ आएगा, इस तरह से वो ट्विस्ट हो जाता है, तो क्वार्ट्ज फाइबर घूमती होती है, ठीक है। हाँ, अब इसको जो के है ना, के को हम टॉर्जन कांस्टेंट भी बोलते हैं, टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन फाइबर, ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ गया एक तरह से, यहाँ पर रोटेशन होगी, यहाँ पर रोटेट कर रही है जो रोड है, कभी इधर चलेगी कभी उधर चलेगी, मान लो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मान लो ये चीज बाहर की तरफ हो रही है और ये चीज अंदर की तरफ हो रही है, ठीक है, इस तरह से रोटेशन आ गया। तो या इस तरफ घूमेगा ये, ठीक है, क्वार्ट्ज फाइबर भी ट्विस्ट आ रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जिसके कारण एक रोटेशन इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। रोटेशन इक्विलिब्रियम क्या कहता है, जो टॉर्क दोनों लग रही है दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है तो क्या कहेंगे कि एक तो मेरे पास ये लग रही है, एक ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क है। अब ये दोनों अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है तो वी कैन से जो जी
m1 m2 upon r square into l है is equals to k थीटा, है ना। तो यहाँ से मैं g निकाल लूंगी, k थीटा r square upon m1 m2 into l। ठीक, तो अगर मेरे पास सारी क्वांटिटीज आ गई राइट हैंड साइड की, यानी कि k की वैल्यू निकाली, उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको सारी क्वांटिटीज पता थी, k की वैल्यू कितनी है, थीटा कितना हो गया, ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो वो पता कर ही रहे थे, रेडियस पता था उनको, सॉरी रेडियस में डिस्टेंस पता था दोनों का, इसका डिस्टेंस था, इसका डिस्टेंस था, ठीक है, लेंथ पता थी, दोनों के मासेस पता थे, सब कुछ पता था। तो उन्होंने बताया कि जी की वैल्यू उनके पास आ रही है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर m1 m2 ये वाला है ना, एक छोटा m ये है, एक बड़ा m ये है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल m कर देती हूँ, थोड़ा करना आपके लिए भी इजी हो जाएगा। एक कैपिटल m है, स्मॉल m, दोनों की मैसेज सेम है, इसलिए स्मॉल m एक कैपिटल m, एक ये वाला मास और एक ये वाला मास, ये लिया है। ठीक है, अब जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्या सबूत है कि ये एग्जिस्ट करते हैं और ये सही है, तो वी नीड सम एविडेंस, है ना, एविडेंस की, सबूत की तो जरूरत है, कुछ भी चल रहा हो एविडेंस चाहिए हमें। एविडेंस क्या बताते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इन द सपोर्ट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके बहुत सारे रिजल्ट प्रेडिक्ट किए गए हैं थ्योरेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हमेशा सही आए हैं, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी उनके सपोर्ट में आई है। सबसे पहला हम एविडेंस कहेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या कहेंगे रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये दोनों चीजें, रोटेशन रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, दोनों चीजें एक्चुअल में ना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बताई थी, बट उसका जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया तो वही चीज आई जो थ्योरी में बताई थी, सेम चीज आई। फिर सेकंड चीज क्या बताई थी, टाइड के बारे में, टाइड तो थे वो दीवार फाटे होते हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। एक्चुअल में होता क्या है, इधर ऑन द फुल मून डे और द न्यू मून डे क्या होता है, जो ओशन है ना उसमें थोड़े से वियर्ड से चेंजेस देखने को मिलते हैं, और उस वक्त जो है लहरें आमतौर से ज्यादा ऊंचाई के साथ और ज्यादा फोर्स के साथ आती है, पानी ज्यादा उछलता है, वाई, उस वक्त सन और मून के बीच का थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसा होता है, ठीक है, और कुछ खास स्पेशल जो होते हैं डेज होते हैं, एक्चुअली में वो चीज रिपीटेडली वैसे ही होती है, समटाइम्स टाइड बहुत ज्यादा ऊंची भी हो जाती है। ये होता क्यों है, एक्चुअल में जो मून है वो कंट्रोल करता है अर्थ के वाटर को, यस मून बहुत छोटा है बट स्टिल इट हैज अ कंट्रोल ऑन दी सी वाटर ऑफ अर्थ, ये ओशन वाटर ऑफ अर्थ। तो होता है कि जैसे जैसे मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, इट ट्राइज टू अट्रैक्ट द वाटर टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, जिसके कारण टाइड सिर्फ हवा के कारण नहीं बनती है, हवा कितना का इतना बड़ा पानी उछाल के ले जाएगी, नहीं ले जा सकती, कुछ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, तो आप अगर सुनामी वगैरह भी ऐसे नहीं, सुनामी तो तब आती है जब समुद्री तल के नीचे अर्थक्वेक आया हो, ठीक है, यहाँ पर सी है, उसके नीचे अर्थक्वेक आया है, जिसके कारण वो लहरें बन जाती हैं ऊपर के ऊपर, ऊपर के ऊपर, और वो बड़ी लहर बन जाती है और सुनामी आ जाती है, वो चीज अलग है। बट जो हर मंथ बाद हमें ऊंची लहरें, ये अब नॉर्मल सी लहरें हमें देखने को मिल रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून, सॉरी अट्रैक्शन ऑफ सी वाटर टुवर्ड्स मून, मून सी वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये चीज भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से पता चली है हमें। फिर है सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स का ये भी उसने बताया नहीं, एक्चुअल में टाइम कैलकुलेट हो रहा है सोलर एक्लिप्स का, लूनर एक्लिप्स का, इन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, कि कब होगा,
कितने बजे होगा, ठीक है, कितने टाइम तक रहेगा एक्लिप्स, ठीक है, और कब तक फुल एक्लिप्स रहेगा। एक्लिप्स एक फुल होता है, एक पार्शियल होता है, कभी कभी पार्शियल ही रहता है। क्या होता है, जैसे कि मून है अर्थ के बीच में आ गया, अर्थ और सन के बीच में, तो मून यहीं से होके निकल जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे सामने आ जाएगा, उनके सन के बीच में घूम जाएगा, मतलब बिल्कुल सामने आ जाएगा। या फिर जो लूनर एक्लिप्स हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है, पार्शियल हो रहा है, फुल हो रहा है, कितने टाइप का है, ये सारी चीजें क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हाथ से जितनी भी कैलकुलेट की गई है सारी सही निकल के आई है, कुछ भी गलती नहीं हुई है। फिर है ऑर्बिट एंड पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की खोज कर ली हुई, अब उनको ऊपर भी तो भेजते हैं, ऊपर भेज रहे हैं तो ऊपर स्टेबल करके भी रख रहे हैं, ये नहीं कि धरती के नीचे आ जाए, धरती पे ही, या स्पेस में कहीं घूम रहे, वापस ही ना मिले, है ना। तो उनका ऑर्बिट डिसाइड करना, उनका पीरियड डिसाइड करना, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन डिसाइड करना, तो उसको प्रिडिक्ट करना एक्चुअली, दैट वाज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वो एक्यूरेट आया। वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वरी कर रही है, सॉरी ग्रेविटी सिंपल जो है वरी कर रही है, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ माउंटेन रीजन में कुछ हो रहा है, इक्वेटर पे कुछ हो रहा है, पोलर पे कुछ हो रहा है, ये भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से फाइंड होता है, और ये भी हर बार सही निकल गया है, ठीक है। ये इसके एविडेंसेस से अभी थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक करना है यही, अभी तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चलेगा बहुत आगे, इसकी करनी है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म क्यों करनी है बताती हैं। अब मेरे पास ना यहाँ पर पार्टिकल्स है, ऑब्जेक्ट लिया मैंने, पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल बी, ये हाइट ऑफ पार्टिकल है, ये हाइट ऑफ पार्टिकल बी, दोनों के मासेस है m1 m2, ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों के बीच में दूरियां हैं अभी, तो दूरियां हैं r की, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर दिया r से, मान लो यहाँ पर है मेरे पास एक्ट कर रहा r12 कैप, यहाँ पर है r21 कैप, ये r12 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर यूनिट वेक्टर लग रहा है, r21 क्या यूनिट वेक्टर लग रहा है बी टू ए, अगर ये चीज लग रही है दैट मीन्स मेरे पास लग रही है यहाँ पे f12, यहाँ पर f21, ये दोनों लाइन जो कनेक्ट कर रही है हमने पढ़ा था ना, तो f12 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, f21 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। तो अगर वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो मैं f12 ए की निकालूंगी, ए को कैसे निकालूंगी, नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 अपॉन r2 सॉरी r स्क्वायर विद r21 कैप, तो मेरे पास यूनिट वेक्टर होता है, मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद f12, ये ऑपोजिट है दैट ऑफ r21, ठीक है। यहाँ पर लगना तो 1 2 का ही चाहिए था, लेकिन r21 क्या है, बी टू ए टू बी जा रहा है, तो बी टू ए भी कुछ हो रहा है, बी टू ए मेरे पास यूनिट वेक्टर ही है, इसके ऑपोजिट पड़ा है, एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है r21 की वजह से, किसकी यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं f21 निकालूं तो माइनस जी m1 m2 और r स्क्वायर यहाँ पर आएगा r12, उल्टा आ गया ना, हमें पता है r12 जो है r21 के ऑपोजिट है, ये कह सकते हैं f12 जो है f21 के ऑपोजिट है। वेक्टर लॉ ऑफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई किया जा रहा है, जो ग्रेविटेशन फोर्सेस है जो दो पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करेंगी, कैसे एक्ट करेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में, यानी कि रेस के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी अपनी तरफ खींचने के लिए, तो ये भी कहे हाँ भाई मेरे पास भी दम है, मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचूंगा, ठीक है, काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर, शक्ति को अपनी तरफ खींचना है, खींचना है, इधर से ये टीम भी खींच रही है, इधर से ये टीम भी खींच रही है, दोनों एक दूसरे को
ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए, बट दैट फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आ गया। अब जो F12 है और F21 है, ये एक दूसरे के सेंटर की तरफ है, ये इसको अपने इसके सेंटर से इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला इसको इसके सेंटर से अपनी तरफ खींच रहा है। एक दूसरे के सेंटर के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए इस चीज को, ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। ये नहीं कि सेंट्रल रोल प्ले करिए, एक्चुअली दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को उनके सेंटर से ही अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें कि पूरा पूरा पार्टिकल मेरे पास है। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है ग्रेविटेशन फोर्स के। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, इट इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। इंटरवीनिंग मीडियम मतलब भाई स्पेस में वैक्यूम है, चल वो एक्ट कर रही है। धरती पे पानी है, पानी के अंदर आप जाओगे, नीचे जाओगे, ऊपर तो टिक लगेगी। जब डूबना होगा नीचे डूबोगे, जिनको स्विमिंग नहीं आती तो नीचे जाएंगे, पानी के ऊपर थोड़ी आ जाएंगे महापुरुष बन के उड़ने लगेंगे पानी के ऊपर। नो, पानी है, लिक्विड है, एयर है, वैक्यूम है, स्पेस है, कुछ भी है, सबके ऊपर ये एक्ट कर रही है। मीडियम कोई भी हो तब भी ये एक्ट करेगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। सेकंड थिंग, जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं दो बॉडीज के बीच, क्या होती है? इक्वल एंड ऑपोजिट अभी किया, दोनों फोर्सेस क्या है, वेक्टर फॉर्म में अभी किया, F12 डेरिवेटिव ऑफ F21। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है। तो ये चीज क्या फॉलो कर रही है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि एक थप्पड़ पड़ेगा फिर एक थप्पड़ मारेगा, बदले में दो थप्पड़ पड़ेंगे, है ना? ये किया था, ऐसे ही याद किया था, मैंने ऐसे ही याद किया था। फिर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, होल्ड करता है पॉइंट मासेस के लिए, स्ट्रिक्टली होल्ड करता है। ये नहीं बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट है, मैं हूँ तुम हो, बड़ा सारा बेड है जैसे भी इनके ऊपर एक्ट कर रही है, या बड़ा से मेरे पास बिल्डिंग है फिर इसके ऊपर एक्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स जिनको हम देख भी नहीं सकते, पॉइंट मासेस, उनके ऊपर भी ये होल्ड करती है। ठीक है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो पॉइंट मासेस के बीच में जो होगी वो सेंट्रल फोर्स होगी। अभी किया, सेंट्रल फोर्स होगी, क्यों कहोगी? जो दो पॉइंट मासेस है उनको एक दूसरे के सेंटर से ही अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। इनके अंदर एंगुलर डिपेंडेंसी नहीं होती, ये सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि इसमें कुछ इनका रोटेशन का कुछ नहीं आता। ठीक है, जिसके कारण ये स्फेरिकल सिमेट्री भी ऑब्टेन कर रही है। फिर है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपने आप की कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इससे बातचीत करना पसंद नहीं करती, नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि ना तो इसको चेंज किया जा सकता है, ये ना इसको बनाया जा सकता है, ना इसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि कंजर्वेटिव है। सॉरी, चेंज कर सकते हैं, फोर्स को चेंज कर सकते हैं, जी को, कैपिटल जी को नहीं चेंज कर सकते ना, फोर्स को चेंज कर देंगे, लेकिन ये फोर्स को बनाने वाला, तोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, फोर्स ही किसी से बात नहीं करती, फोर्स वीक फोर्स है एक्चुअली, ये पूरे यूनिवर्स को होल्ड कर रही है फोर्स, लेकिन स्टिल इट इज अ वीक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो बॉडीज के बीच में जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। तो दो बॉडीज है, ये नीचे से बॉडी आगे अपने से दिखा देगी कि हाँ भी मैं भी हूँ ना, जब हम दोनों के बीच की बात ये, जैसे अर्थ और मून है, इन दोनों के बीच में बात है, सन को तो बीच में लाया ही नहीं जाता, सन है ठीक है, होगा, अभी इन दोनों की बात हो रही है ना। हाँ, अब सन और अर्थ है, बीच में मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, फिर मार्स है, मरकरी वीनस अर्थ मार्स, जितना भी होता है आगे शायद, है ना?
तो ये भी तो है, जब सन और अर्थ की बात है सन और अर्थ की बात है, या आगे पीछे घूमते रहें कोई भी, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्सेस का सुपरपोजिशन करना हो, सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो दिमाग मेरा कहीं और चलता है, हाथ कहीं और। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कैसे, मान लीजिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो मासेस के बीच, वो इंडिपेंडेंट होती है और अनइन्फ्लुएंस्ड होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। तो जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसको मैं एफ से लिख रही हूँ, क्योंकि पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है, ये ड्यू टू नंबर ऑफ मासेस के कारण भी होती है। यानी कि मान लो यहाँ पर दो मासेस है, आसपास बहुत सारे मासेस है इधर उधर, ठीक है, सभी की आएंगी, F1 F2, ये रिजल्टेंट सभी की आ जाती है अप टू F10। सुपरपोजिशन कर लेते हैं जब हमारे पास बहुत सारे हो, तो बहुत सारों में ये चीज हो जाती है। ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लो यहाँ पर मेरे पास है मास M1, ठीक है, यहाँ पर पड़ा है मास M2, इन दोनों के बीच में बात हो रही है, ये R21 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे R12 हो रहा है, और इधर F12 हो रहा है, इधर F21 हो रहा है, राइट। यहाँ पर मेरे पास है M3, यहाँ पर इधर आ जाएगा F13, इधर से आ जाएगा F31, इधर हो रहा है, इधर M4 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा F14, इधर से आ जाएगा F41, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स होगी पॉइंट मास M1 के ऊपर, वो आएगी वेक्टर सम सभी का वेक्टर सम आएगा। मान लो मेरे पास F12 चल रहा है, -3m1 m2 ओवर R21 स्क्वायर R21 कैप, ठीक है। जो R21 कैप है ना, ये देख लो, कैप कैसे करना है, R21 का वेक्टर अपॉन जो उसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म अपॉन मैग्नीट्यूड फॉर्म, फिर उसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करने का तरीका होता है, याद रखना। तो अगर मैंने F1 निकालनी है पॉइंट मास 1 से, तो उसके आसपास के ऊपर जितनी भी है F1 निकालनी है ना, जितने के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं सारे के सारे उठा लेंगे, इसने इसके ऊपर भी अप्लाई की, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, सारे उठा लेंगे, सबको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, -3 को कॉमन निकल आएगा, ठीक है। M1, यहाँ पे M2 M1 कर लेते हैं, R21 कैप अपॉन R21 कैप प्लस M3 M1 R31 कैप अपॉन R31 कैप, फिर M4 M1 R41 कैप अपॉन R41 कैप, इसकी एडिशन होगी। So that is the principle of superposition of gravitational forces। इतना important टॉपिक नहीं है, बट स्टिल याद रखना, समटाइम्स एग्जाम में आ जाता है। ठीक है।